तो बेटा नेक्स्ट हम केमिकल काइनेटिक्स में थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारा थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो बेटा मैं यहाँ पर आपको बता दूं इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। तो यहाँ पर हम थ्योरीज पढ़ेंगे जो कि यूज की जाती हैं टू फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट और टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द रिएक्शंस। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लें तो हमारे पास जैसे देयर आर टू थ्योरीज इन केमिकल काइनेटिक्स जो कि हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जिसमें से पहली थ्योरी जो हमारे पास आती है उसको हम बोलते हैं कोलिजन थ्योरीज। दैट वन इज कोलिजन थ्योरी। तो पहली फर्स्ट जो हमारे पास बनती है वो है कोलिजन थ्योरी। ठीक है, और सेकंड जो हमारे पास आती है वो है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो यहां पर हम दो थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर काफी क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड बनते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले जो हमारे पास आती है दैट वन इज कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी है क्या, पहले इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसके हम कुछ एक पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। दैट वन इज मेन पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरीज। ठीक है, पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरीज। तो कोलिजन थ्योरी के पोस्टुलेट्स हमारे पास, तो इस थ्योरी में क्या क्या पॉइंट बोले गए थे इसको आप ध्यान से देखोगे। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं नाम पर ही अगर बात करूं आपको, तो कोलिजन कोलाइड करना। ठीक है, किसी चीज का मीनिंग तो आप जानते हो कि किसी चीज का एक दूसरे के साथ कोलाइड करना, टकराना कोलिजन कहलाता है। ठीक है, तो वैसे हमारे पास यहां पर इस थ्योरी में यह बताया गया था कि कोई एक रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसके एटम जो हैं वो प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होता है जब उसके एटम आपस में कोलाइड करते हैं। मेरे बोलने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना डिपेंड करता है उसके एटम के कोलिजन्स के ऊपर। ठीक है, व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर, जब वो आपस में कोलाइड करेंगे तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। ये तो आपको पता है कि रिएक्टेंट जैसे एलिमेंट्स है, कोई एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, और एलिमेंट में आप जानते हो टीनेस्ट पार्टिकल एटम्स होते हैं और वो एटम जिगजैग मोशन मूव करते रहते हैं। तो एक रिएक्टेंट के एटम दूसरे रिएक्टेंट के एटम के साथ जब कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने पर न्यू प्रॉपर्टी का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो पहला जो पोस्टुलेट्स पे कहा गया था, पहली बात तो ये बोली गई कि दैट इज वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शंस, इसमें कहा गया था दैट इज ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यू टू द collision between the reacting molecules। जो रिएक्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, उनका आपस में कोलिजन होने के कारण ही केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट जो था, फिर इसके बाद हमारे पास अब जैसे कोई एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड कर रहा है तो उनके आपस में जो कोलिजन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। पर डिफरेंट टाइप के होने का मतलब वो किस तरह से, कितनी एनर्जी पर कोलाइड कर रहे हैं, किस तरह से वो कोलाइड कर रहे हैं, साइड से कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके कोलिजन्स के ऊपर एक एटम का दूसरे एटम के साथ जब कोलिजन होगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन जो होंगे उनमें से ऐसा कोलिजन जिसके ऊपर वो कोलाइड करने पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस कोलिजन को हम बोलते हैं उसका इफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट हम बोलते हैं कि इसमें ऐसे बोला जा सकता है कि जैसे हम दैट इज ऑल द कोलिजन्स इन द, मतलब किसी एक रिएक्टेंट के सभी कोलिजन जो हैं वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में यूज नहीं होते हैं। ओनली दोज कोलिजन्स इन विच द रिएक्टेंट फॉर्म या विच शो द इफेक्टिव कोलिजन्स, ओनली देन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, तभी प्रोडक्ट जो बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट पोस्टुलेट्स में ये लिख सकते हैं कि ऑल कोलिजन्स, दैट इज ऑल कोलिजन्स डू नॉट लीड to the product formations only that is only those collisions, yeah, the collisions at which, ऐसे बोल सकते हैं, the collisions at which product is
formed is called effective collisions, उसको हम उसका effective collision बोलेंगे, ठीक है, that is called effective collisions, effective collisions, ठीक है। और बाकी के जितने collisions है these are called ineffective collisions, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट इसका रहता है, ठीक है, कि that is there must be there must be an effective collisions between the reacting spaces due to which the product is formed, ठीक है। फिर दूसरी नेक्स्ट पॉइंट जो इस थ्योरी में हमारे पास रहता है, फिर ये हमारे पास अब जैसे कोई एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड कर रहा है बेटा, ठीक है, जब उनका आपस में कोलिजन होता है तो कोलिजन होने पर जब वो जिगजैग मोशन मूव करेंगे तो कोई एनर्जी प्रोसेस करेंगे, ठीक है। उस एनर्जी हम जानते हैं कि किसी बॉडी में जो मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एनर्जी प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसके ऊपर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब कम ज्यादा जो भी एनर्जी शो करेंगे, तो कम से कम एक ऐसी एनर्जी जिसके ऊपर कोई रिएक्टेंट कोलाइड करने पर, रिएक्टेंट का एक एटम कोलाइड करने पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उस एनर्जी को बेटा हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट वन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये कई बार ये डेफिनेशंस भी आपको याद रखनी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी होती क्या है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हम बोल सकते हैं कि दैट इज, पहले मैं इसको लिखूंगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी at which reactant convert into reactant change into product। जिस एनर्जी के ऊपर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसको हम उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो इस एनर्जी को अगर कोई एक रिएक्टेंट के एटम्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अगर गेन करेगा तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि दैट इज ओनली दोज कोलिजन्स रिजल्ट इन केमिकल रिएक्शंस। हम ऐसे इस बात को ले सकते हैं कि ओनली दोज कोलिजन्स रिजल्ट इन केमिकल रिएक्शन या प्रोडक्ट फॉर्मेशन, हम रिजल्ट इन प्रोडक्ट formations in which reactant collide at या which possess, ऐसे बोल सकते हैं कि which possess threshold energy, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी शो करेंगी, ठीक है। जो थ्रेशोल्ड एनर्जी के ऊपर जो आपस में मतलब उस एनर्जी को गेन करेंगे जिसके ऊपर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के ऊपर ही कोई कोलिजन जो है वो प्रोडक्ट में फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये इसका नेक्स्ट पोस्टुलेट आपके पास कहा गया था। इसमें हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी को अगर मैं इस तरह से अगर ग्राफ की हेल्प से अगर मैं इस बात को बताऊं आपको, तो यहां पर हम दैट वन इज, इसको अगर मैं ऐसे ग्राफ लूं तो ग्राफ की हेल्प से हम ऐसे ले सकते हैं। यहां पर हमारे पास मैंने एक ऐसे लाइन लगा दी, ठीक है, जिसमें आपके पास रिएक्शंस को हमने मान लिया कि रिएक्शन इस एक्स एक्सिस के अलोंग रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, ठीक है। और हम वाई एक्सिस के अलोंग मान लेते हैं कि एनर्जी हमारे पास आ जाती है, दैट इज एनर्जी। वाई एक्सिस के अलोंग हमने एनर्जी ले ली, ठीक है। अब हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट है बेटा, ठीक है। रिएक्टेंट कोई भी एटम जो है, हम जानते हैं कि कोई भी एक मैटर जो है उसके बीच के टिनिस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनकी जब हमने जिनको हम एटम बोलते हैं, तो एटम की प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा हो कि वो रेगुलर जिगजैग मोशन मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो उनके मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो रिएक्टेंट इनिशियल स्टेट में ही कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी शो करेंगे जिसको हम एवरेज एनर्जी बोल सकते हैं। मान लिया कि रिएक्टेंट जो वो इनिशियल स्टेट में जो एनर्जी शो कर रहा है, मतलब इनिशियल स्टेट में एनर्जी हम इतनी ले लेते हैं कि इसके पास इतनी एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बैरी, इसमें एक्स वाई एक्सिस के अलोंग एनर्जी हमने ये रिएक्टेंट की एनर्जी हमने मान ली, ठीक है। अब ये एनर्जी हमने कुछ शो कर दी, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जीज, ठीक है। इसकी कुछ एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करेगी तो आपके पास इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम्स आपस में कोलाइड करना शुरू करेंगे और कोलाइड करने पर उसकी एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। तो इंक्रीज करने पर हमने मान लिया कि ये आपके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसके ऊपर जिसको अगर कोई रिएक्टेंट चेंज कर जाता है, रिएक्टेंट अगर गेन कर लेता है तो सीधा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैं इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी लिख रहा हूं, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। जिसके ऊपर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इट्स थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अब रिएक्टेंट जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करेगी तो रिएक्टेंट एनर्जी गेन करना शुरू कर देगा और एनर्जी गेन होना शुरू हो जाएगी तो आपके पास इस तरह से ग्राफिकली आपके पास ऐसे ऊपर की तरफ ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा।
और जैसे ही रिएक्टेंट वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर लेगा जिसके ऊपर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। गेन करने पर क्या होगा कि एनर्जी अब जैसे जैसे रिएक्टेंट ने वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना शुरू हुआ, तो रिएक्टेंट से जब बेटा प्रोडक्ट बनना शुरू होता है तो हमने पढ़ा हुआ है कि हीट जो है, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी इवॉल्व होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनती है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जब हीट अगर इवॉल्व होगी, बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है, तो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की एनर्जी सडनली डिक्रीज करना शुरू कर देगी और डिक्रीज करके वो एनर्जी जो है वो हमारे पास इस रिएक्टेंट की एनर्जी से, अगर तो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन तब तो ये डाउन चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें हीट इवॉल्व हो रही है, एनर्जी इवॉल्व हो रही है, ठीक है। इवॉल्व होगी तो ऐसे आपके पास ग्राफ आ जाएगा नीचे की तरफ। मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ से ढंग से बना दूं कि ऐसे आपके पास बन जाएगा। ये तो आ जाएगा फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट होगी, मैं ये लिखता हूं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपके पास आ जाएगा। अगर हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन रहती है तो ये ग्राफ आपके पास ऊपर की तरफ आ जाएगा। थोड़ा सा ये भी आप ध्यान रख लोगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो मेन बात बता रहा हूं, यहां पर ऐसी एनर्जी इसके ऊपर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, वो तो हो गया इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, एनर्जी बैरियर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हमारे पास बन जाएगा दैट इज प्रोडक्ट ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट की एनर्जी आपके पास आ गई, ठीक है। अब इसने यहां से यहां तक कुछ एक उसको एनर्जी की जरूरत पड़ी जिसके कारण वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी कहा। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारे पास बन रही है, ठीक है, इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो कि गेन की किसी रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसको हम बोलते हैं बेटा इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। ई से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक हमारे पास आता है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, हम बोलेंगे द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी या एक्सेस एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन बाय प्रोडक्ट, गेन बाय reactant to get convert into product, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन की रिएक्टेंट ने, उस एनर्जी को हमने क्या कहा, एक्टिवेशन एनर्जी, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास ये तो आ जाती है इसकी एक्टिवेशन एनर्जीज, ठीक है। और ये है आपके पास इसकी टोटल जो आपके पास नीचे तक बन रही है, वो आपके पास टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी दोनों मिला के बन रही है इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको से ढंग से खुला करके लिखता हूँ यहाँ से, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके इक्वल होगी, दैट वन इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एनर्जी प्लस साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो कि एक रिएक्टेंट इनिशियल स्टेट में प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम मुझे एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, ठीक है, तो मैं उसको बोलूंगा कि दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ऐसे भी ले सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऐसे माइनस कर दो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी को अगर हम माइनस कर दें, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी को अगर माइनस कर दिया, एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज माइनस कर दी जाए थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो वो हमारे पास आ जाएगी इसकी एक्टिवेशन एनर्जीज, ठीक है। तो ये एनर्जी बैरियर के ऊपर डिपेंड करते हुए कोलिजन थ्योरी में कहा गया था कि किसी एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी शो करनी पड़ेगी, मिनिमम एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसके ऊपर वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। फिर यहां पर तो ये एनर्जी बैरियर के ऊपर बात होगी, ठीक है। फिर दूसरा एक पॉइंट हमारे पास, नेक्स्ट जो पॉइंट था इसका, वो हमारे पास, मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ स्पेस कम होने की वजह से, तो थोड़ा सा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में फिर कहा गया था। अब अगली बात इस थ्योरी में एक ये कही गई कि जो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, कोलाइड करते हैं, उनकी जो ओरिएंटेशन होती है, मॉलिक्यूल की जो ओरिएंटेशन होती है, मतलब उनका जो टकराना होता है, ठीक है, टकराना, तो उनकी ओरिएंटेशन मतलब कि कौन सा एटम किसी मॉलिक्यूल का कौन सा एटम कोलाइड कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण रिएक्टेंट बन जाए, तो उसके ऊपर भी ये बात डिपेंड करती है कि वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो फोर्थ पोस्टुलेट में कहा गया था कि द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड इन प्रॉपर मैनर, द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, ऐसे बोल सकते हैं कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड इन प्रॉपर मैनर, वो प्रॉपर मैनर में आपस में कोलाइड करें। इसका क्या मतलब, इस चीज को मैं अगर समझाऊं आपको, तो प्रॉपर मैनर में कैसे कोलाइड करें वो, ठीक है। तो इसके लिए हम ले सकते हैं कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं
कि एग्जांपल्स के लिए जैसे हम रिएक्शन लिख रहे हैं कि H2 हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको जब मैं आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आयोडीन के साथ जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको पता है इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड आपके पास बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस रिएक्शंस की, अगर मैं एटम्स की रिएक्शंस बात करूं तो इसमें आपके पास जैसे अगर मैं एक ले रहा हूँ कि जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, उसके 2 एटम है, जैसे एक मैंने हाइड्रोजन एटम ये ले लिया, इसको मैं ऐसे ले रहा हूँ हाइड्रोजन एटम, और एक हाइड्रोजन एटम मैंने ऐसे ले लिया कि दोनों मान ली के ऐसे जुड़े हुए हैं, इसको जोड़ के बना देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे जुड़े हुए वो, ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन आपके पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा मैंने ले लिया आयोडीन, ऐसे इसको आयोडीन एटम को मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, कि ऐसे वो दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, इनकी रिएक्शन इस तरह से हुई, तो इस तरह से कोलाइड करने पर आपके पास जो इन दोनों में रिएक्शन आपके पास रही हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, आयोडीन एंड आयोडीन, तो हाइड्रोजन ये वाला आयोडीन के साथ इस आयोडीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये हाइड्रोजन एटम इस आयोडीन एटम के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो जिसके कारण आपके पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है, जिसमें आपके पास, इसमें इसको ऐसे शो कर सकता हूँ कि हाइड्रोजन गेट रिएक्ट विद दैट आयोडीन, ऐसे लिख सकता हूँ कि इसकी बॉन्डिंग इसके साथ हो जाएगी, ठीक है, और इसी तरह से इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इस आयोडीन के साथ हो जाएगी, हाइड्रोजन की आयोडीन के साथ हो जाएगी, ठीक है, तो इसके कारण मेरे पास 2 हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। अब इसी में अगर मैं इसकी प्रॉपर मैनर की बात करूं, अगर मेरे पास मानिए कि ये मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन एक मेरे पास ये आ गया और एक हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो जैसे एक ऐसे ले रहा हूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 2 एटम ऐसे हैं, ठीक है, और आयोडीन के मैं ऐसे ले रहा हूं कि आयोडीन मेरे पास एक ऐसे आयोडीन मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। जब वो इस तरह से टकराएंगे, जब वो ऐसे टकराए तब तो आपके पास HI हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाई, ठीक है, पर जब वो इस तरह से टकराएंगे तो इसका कोलिजन किस तरह से होगा, इसका कोलिजन होने पर आपके पास आएगा कि एक ऐसे बना रहा हूं इसके सर्कल, ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, जिसमें एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन एटम, ये वाला हाइड्रोजन एटम, इनका कोलिजन जब इस तरह से होगा आपस में तो हमारे पास बनेगा आयोडीन एंड आयोडीन। मतलब बोलने का ये हाइड्रोजन और आयोडीन एटम तो क्लोज आ गए, पर ये तो आपके पास क्लोज नहीं आए, ठीक है, तो जब ये क्लोज नहीं आया तो इनका कोलिजन नहीं हो पाया, ठीक है, तो इनका कोलिजन नहीं हो पाया तो इसमें आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा आपके पास, इस केस में प्रोडक्ट क्या बन सकता है, इनसे तो आपके पास हाइड्रोजन बनेगी और यहाँ से आयोडीन बनेगी, ठीक है, तो यहां से हमारे पास रिएक्शंस में रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं बन पाया, प्रोडक्ट आपके पास इसी में पॉसिबल हो पाया। इसमें तो अलग अलग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और आयोडीन, हाइड्रोजन से चले थे, हाइड्रोजन और आयोडीन से चले तो वही मॉलिक्यूल आपके पास आ गए। तो इस मैनर से, इस बेस से हम बता सकते हैं, इस थ्योरी में ये कहा गया था कि दैट इज कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड इन प्रॉपर मैनर, वो प्रॉपर मैनर में हो, ठीक है, तो उनका आपस में कोलिजन हो तो उनकी वो डायरेक्शन या उनकी जो ओरिएंटेशन है वो एक प्रॉपर वे से हो, जिसके कारण उनका इंटरेक्शन होने पर आपके पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन पाए, ठीक है। ऐसे 1-2 रिएक्शन में और भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक 3-4 पोस्टुलेट्स थे जिसमें हमारे पास कोलिजन थ्योरी बताई गई थी, ठीक है, और इसमें मेन जैसे एक्टिवेशन एनर्जी याद रखनी है और एक थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट में इसमें आपको करवा रहा हूं, दैट वन इज नेक्स्ट हमारे पास है इसका, यहां से इरेज कर रहा हूं, ये आपने बात समझ ली होगी, ठीक है। अब इस थ्योरी की कुछ एक फेलियर थी, ठीक है, कमियां थी इसकी कुछ एक, ठीक है, फेलियर थी जिसके कारण नेक्स्ट थ्योरी दी गई थी। तो इसकी फेलियर के ऊपर बात कर लेंगे, ड्रॉबैक के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं, दैट इज फेलियर ऑफ कोलिजन थ्योरी, फेलियर ऑफ कोलिजन थ्योरी। तो इसकी कोलिजन थ्योरी की जो मेन फेलियर्स थी वो क्या क्या थी, जैसे 1-2 रिएक्शन थी, जैसे हमारे पास बात की जाए पॉलीमराइजेशंस पढ़ते हैं, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशंस, ठीक है। तो अगर हम इथाइलिन की पॉलीमराइजेशंस करें, इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन दैट इज CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इसकी जब हम पॉलीमराइजेशंस करते हैं, ठीक है, इथाइलिन की जब हम पॉलीमराइजेशंस करते हैं, पॉलीमराइजेशंस करते हैं, पॉलीमराइज करने पर आपके पास यहाँ पर आपके पास एक पॉलीमराइज करने पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है, इसमें हम कोलिजन थ्योरी से पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन के अगर रेट का कंफर्म फाइंड आउट करें तो वो रेट जो थी वो थ्योरेटिकल रेट से वो डिफर कर रही थी। मतलब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो वो काफी स्लो होती है, ये रिएक्शन काफी स्लो होती है, ठीक है, पर रेट इसकी स्पीड बिल्कुल स्लो थी, ठीक है। जबकि कोलिजन थ्योरी से इसकी स्पीड का पता किया जाए तो ये आपके पास उसकी जो एक्चुअल रेट थी उसके इक्वल नहीं आ रही थी। तो अगला पोस्टुलेट जो हमारे पास था उसमें आपके पास अगली जो ड्रॉबैक थी तो वो मेन थी इसमें कि ये जो थ्योरी थी वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी अनेबल थी, ठीक है। तो दिस थ्योरी दैट इज वी कैन से दैट दिस थ्योरी unable to explain
एक्सप्लेन रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन